हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। चलिए अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्ट है हमारा एसएससी सीजीएल हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज चलाई थी, तो उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, जिसके अंतर्गत मैं जो है 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा 76 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन ऐसे ही और सब्जेक्ट्स को मैं जल्द ही कंप्लीट करूँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि सेंट थॉमस भारत में ईसाईयत का प्रचार करने किसके काल में आया था। ठीक है, तो देखिए सेंट थॉमस जो थे वो फर्स्ट एडी में आए हुए थे हमारे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव। जो पार्थियंस थे उनके काल में ये आए थे और ये ठीक है, और कब, फर्स्ट एडी में आए थे। तो ये आपको याद रखना है, सेंट थॉमस। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, मतलब कब हुआ और कहाँ पे हुआ। ऑप्शन ए है आपका 1674 जिंजी में, ऑप्शन बी 1674 रायगढ़ में, ऑप्शन सी 1672 जिंजी में और ऑप्शन डी है आपका 1670 पूना में। तो अगर आपने मेरा शिवाजी वाला वीडियो देखा होगा पूरा, तो उसमें मैंने बताया है कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1674 रायगढ़ में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास जीएस खापड़े, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसकी स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन है कब का। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है लगभग 1919 से 1922 के आसपास तक चला था। 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इसलिए इसका पीरियड जो है लगभग 1919 से 1922 तक का माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय इनमें से किसकी जो है स्थापना नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ या बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी लगभग 1916 के आसपास। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आपको बता दें कि ये पहले एक गर्ल्स स्कूल था, बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीएचयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी। ठीक है, कौन सी घटना नहीं घटी। अवध किसान आंदोलन, इक्का आंदोलन, भोपाल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवध किसान आंदोलन भी इसी समय हुआ था, इक्का विद्रोह भी इसी समय हुआ था, भोपाल विद्रोह भी इसी समय हुआ था, लगभग सब इसी पीरियड के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। जब कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया था तो इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, 12, 18, 25 या 15। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 15। इसका आंसर है 15। निम्न में से कौन केंद्रीय विधानसभा का 1925 में जो है अध्यक्ष चुना गया। सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का 1925 में जो है अध्यक्ष चुना गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था छोड़े जाने के पूर्व मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, तो इसका क्या कारण था। ऑप्शन ए, वे खिलाफत आंदोलन मतलब खिलाफत मुद्दे पर काम करना नहीं चाहते थे, वे मुस्लिम लीग व उसे सुदृढ़ करने के लिए काम करना चाहते थे, अली बंधुओं के साथ भारत भ्रमण पर जाना चाहते थे या वे कानूनी संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे कानूनी संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे। उन्होंने बोला गांधी जी को कि आप जो ये असहयोग आंदोलन कर रहे हो ये कानून के खिलाफ है। ठीक, तो
मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि हम कानून और संवैधानिक के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बसंती देवी किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सी आर दास। ठीक है, सी आर दास जी की पत्नी थी बसंती देवी। कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में शामिल था। ऑप्शन ए खादी की लोकप्रियता यानी कि खादी वस्त्र को अपनाना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना मतलब स्वदेश में जो उद्योगों की स्थापना करना, संयम के लिए प्रचार मतलब संयम रखें अच्छे से, ठीक है, उसके लिए प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करना। तो देखिए ये चारों जो है कांग्रेस के कार्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी, चारों ही कांग्रेस के एक अच्छे कार्य रचनात्मक कार्यों में इनकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खिलाफत मुद्दों के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो खिलाफत का जो मुद्दा चल रहा था उस समय जो वायसराय थे वो थे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रीडिंग। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो मुद्दे थे उस समय क्या हुआ था, रीडिंग ऐसा है कि मुस्लिमों की मांग, ये सब जितने भी कुछ मांग वगैरह थे खिलाफत आंदोलन के, तो वो लिखित में लॉर्ड रीडिंग के पास भेजा गया था, तो उन्होंने उसको रीड ही नहीं किया। ठीक है, तो आंदोलन भड़क गया। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रीडिंग ने रीड नहीं किया तो खिलाफत जो है मुद्दे भड़क गए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय किसने स्वदेशी बांधव समिति बनाई थी? तो बंग भंग जो कि बंगाल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है विदेशी आंदोलन के समय किसने स्वदेशी बांधव समिति पूछा जा रहा है कि किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त ने है जो बांधव समिति की स्थापना करी थी। 1911 में निम्न में से कौन सा प्रांत नहीं बना था? बिहार, असम, उड़ीसा। देखिए 1911 में क्या हुआ था कि जो बंगाल जो अलग हुआ था उसको फिर से जो है मिला दिया गया था। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि बिहार कौन सा इसमें से नहीं बना था उस समय? तो बिहार बना था, असम बना था, उड़ीसा बना था और संयुक्त प्रांत जो है उस समय का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान निम्न में से किसका गठन नहीं हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय किसका गठन नहीं हुआ था? बंगाल केमिकल फैक्ट्री ये उसी समय बनाई गई थी, बंगाल नेशनल कॉलेज ये भी बनाया गया था, टैगोर शांति निकेतन ये नहीं बनाया गया था, ये जो था बंग भंग के पहले का था, और शिक्षा पर राष्ट्रीय परिषद जो है ये भी लगभग उसी समय का है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, टैगोर शांति निकेतन। 1906 में कांग्रेस सत्र डैश में हुआ और जिसकी अध्यक्षता डैश ने की, यानी कि आपको बताना है कहाँ हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता की थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज को कब अपना लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906। ऑप्शन डी 1906 में जो है स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए निम्न कथनों में से क्या सही है? ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुष्टि करना था, सत्याग्रह का कारण यह था कि व्यापक जन आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता था। यह सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर है आपका बी, मतलब ये सही नहीं है, यानी कि आंसर बी है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुष्टि करना था। ये गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो था कि जो अंग्रेज थे उस समय बहुत ज़्यादा ही उन्हें आक्रमण रूप अपना लिया था, वो लोगों की जो मौलिक अधिकार होने चाहिए उनका भी हनन करने लगे थे, इवन बोलने तक की स्वतंत्रता पे वो पाबंद लगाने लगे थे, राइट टू स्पीच वो भी उनसे छीना जाने लगा था। तो जिस कारण से व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था और ये सभी व्यक्तिगत के लिए था, ना कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विनोबा भावे के बाद दूसरा सत्याग्रही कौन बना? ब्रह्मदत्त, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त।
तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, लेकिन आंसर है पंडित नेहरू। क्रिप्स मिशन के लिए कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार डैश और डैश थे, यानी कि क्रिप्स मिशन के लिए जो कांग्रेस की तरफ से बात करने गए थे वो कौन कौन थे। तो इसका आंसर है ए, नेहरू जी गए थे और मौलाना आजाद गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न गवर्नर जनरलों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ऊपर की जो 3 दिए हैं कि लॉर्ड जो है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं। तो ऊपर के जो 3 है ना, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिनलिथगो, ये तीनों लगभग एक के बाद एक आए थे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रीडिंग जो था ये पहले आया था, खिलाफत जो विद्रोह हुआ था उस समय की बात है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले आया था लॉर्ड रीडिंग, उसके बाद आया था लॉर्ड वेलिंगटन, उसके बाद आया था लिथिनगो और उसके बाद आया था लॉर्ड बेवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं जलाली क्या था। तो जलाली की बात करें तो ये एक सिक्का था, ये सिक्का जो था ये, ठीक है, और ये चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? ये चांदी का सिक्का था और मुगल काल का एक सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुगल काल का एक सिक्का था, जलाली और चांदी का सिक्का था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय में हिंदी का एक प्रसिद्ध विद्वान नहीं था? तो देखिए तुलसीदास हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इनका दरबारी से कोई संबंध नहीं है, जिसके राज दरबार में नहीं थे, लेकिन उसके काल के थे। अबुल रहमान खान, खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम जो है, तो ये भी फेमस हिंदी के वो थे, रहीम के दोहे इन्हीं के हैं, तो ये भी हिंदी के बहुत बड़े जानकार थे। उसके बाद है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास, ये भी हिंदी के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है अबुल फजल, ये हिंदी के जानकार नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। ब्रह्मा के नाम से कौन लेखन करता था? टोडरमल, हकीम अली, बीरबल या हर्षवर्धन? तो बीरबल करता था, अकबर बीरबल की आपने कहानी सुनी होगी। तो बीरबल जो था वो ब्रह्मा के नाम से लेखन करता था। बीरबल इज द राइट आंसर। औरंगजेब ने रोक नहीं लगाई, मतलब इनमें से किस पे औरंगजेब ने रोक नहीं लगाई? सिक्कों पर कलमा, सिक्कों पर कलमा उसने रोक लगाया था, क्योंकि सिक्के वगैरह जमीन पे गिर जाते हैं तो उससे कलमा की जो मतलब एक मतलब धार्मिक पद्धति थी कि भाई ये सब लात के नीचे नहीं आना चाहिए, जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, तो कलमा पे रोक लगाया उसने सिक्के के ऊपर। झरोखा दर्शन पे भी उसने रोक लगा दिया था। शराब और भांग का प्रयोग भी उसने बंद करवा दिया था। और वाद्य संगीत, देखिए वाद्य संगीत का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इस पे रोक नहीं लगाया था उसने, गाने पे रोक लगाया था, ना कि वाद्य इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे रोक लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाद्य संगीत या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाए। औरंगजेब ने इनमें से किसका अधिग्रहण किया जिससे उसका सामना जो है मराठों से हो गया? बीजापुर, गोलकुंडा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए औरंगजेब जो था वो सुन्नी का था, ठीक, सुन्नी था। और यहाँ पे जो क्या है बीजापुर और गोलकुंडा जो था ये सिया पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो था तो इसने इस दोनों को जीत लिया था, जिससे इन दोनों को जीतने के बाद जो है सीधे वो मराठों के सामने आ गया था और मराठों से इसका जो है आमना सामना होने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों को। तो यहाँ पे जो है ये हिस्ट्री का पार्ट समाप्त होता है। तो ये चारों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, एग्जाम के पहले भी एक बार ज़रूर देखिएगा, और मेरे हिस्ट्री के आप डिटेल पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिए पूरा, ठीक है। 25-26 पार्ट अभी डिटेल वाले पढ़े हुए हैं और जल्द ही पार्ट में लाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो पूरा हिस्ट्री का पार्ट देख लें तो आपकी पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। जल्दी यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।